गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम भारतीय इतिहास लेखन और उसके दृष्टिकोण के बारे में एक ब्रीफ में समझेंगे। क्योंकि टॉपिक लंबा है सो इसे हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। आज पहले पार्ट में हम इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, देन अगली क्लास में हम इसके जितने पार्ट्स हैं हर एक बिंदु को अच्छे से कवर करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इतिहास क्या है। पिछली क्लास में हम लोग इतिहास के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, तो बस एक नज़र में समझ लेंगे कि इतिहास क्या है, क्योंकि आज की क्लास इसी के अराउंड घूमेगी। सो स्टार्ट करते हैं। इतिहास हमारा वर्तमान के प्रकाश में अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन है, जिसको समकालीन विचारधारा के माध्यम से पढ़ा और अध्ययन किया जाता है और इसे एक सूत्र में पिरोकर वर्तमान इतिहास के रूप में सामने लाया जाता है। और अब बात करते हैं विचारधारा कौन सी। पहले इस चीज़ को समझने एक नज़र में समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास घटनाओं का तिथि क्रम के साथ क्रमबद्ध अध्ययन होता है, जिसको वर्तमान के प्रकाश से संदर्भ में ये कहना ये चाहता है कि इसे वर्तमान की विचारधाराओं के अनुसार इतिहास का लेखन से तात्पर्य है। जैसा कि हम जानते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हर महाद्वीप में स्थित देश की भौगोलिक दशा समान नहीं होती हैं। कुछ गर्म स्थानों में रहते हैं तो कुछ ठंडे स्थानों में रहते हैं। किसी की भौगोलिक परिस्थिति उन्हें मजबूत बनाती है तो किसी की भौगोलिक परिस्थिति उनको वातावरण के अनुकूल बनाती है। ये वातावरण पर डिपेंड करता है। हर जगह की सभ्यता संस्कृति अलग होती है, उसी के अनुसार उनकी विचारधारा अनुभव उन्हें प्राप्त होता है। ऐसे में अगर एक देश के व्यक्तियों को दूसरे देश के इतिहास के बारे में लिखने को कहा जाए तो पहले तो उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जो आंखों देखा हाल उसे प्राप्त होता है वो कुछ वर्षों का होता है, बट कुछ वर्षों का अनुभव और लंबे समय तक रहने वालों का अनुभव दोनों अलग होता है। और दूसरी चीज़, वहाँ की सभ्यता संस्कृति किसी भी अनुभव को एक दिन में नहीं प्राप्त किया जा सकता है और किसी भी सभ्यता संस्कृति को कुछ सालों में नहीं समझा जा सकता जब तक आप वहाँ पे जन्म से ना रहें। तो ऐसे व्यक्तियों को उस क्षेत्र का अगर इतिहास लेखन लिखने को दिया जाए तो उनका जो दृष्टिकोण होता है वो तो उनके देश के अनुरूप ही होगा। उसके लिए वो चीज़ें जो दूसरे देश की हैं वो उसके लिए बिल्कुल अलग होगी। ऐसे में उस देश का इतिहास सही ढंग से लिख पाना ये कदाचित ठीक नहीं होता। सभी वेल नोन है कि ऐसे में कोई भी सही डिसीज़न नहीं ले सकता। जो उसकी जहाँ वो रहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ही उनकी जो लेखन है, जो लेखन शैली है और जो विचारधारा उसी के अनुरूप वो उस देश की भी इतिहास लिखने का प्रयास करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आंकड़े उसने जुटाए हैं वो किताबी हों, और वो जो किताबें जिसको उसने प्रयोग आंकड़े जुटाने के लिए किया हो वो भी उनकी जैसी ही मनोदशा और विचारों वाले व्यक्तियों द्वारा लिखी हो। ऐसे में सही डिसीज़न लेना, सही तरीके से इतिहास लिखना, लेखन करना ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और बात करते हैं उस देश के निवासियों की, तो जैसा कि होता है एक परिवार में हर परिवार का सदस्य चाहे अपने परिवार में कुछ कमियां हो,
कुछ अच्छाइयाँ हों, कुछ बुराइयाँ हों, बट वो सामने वाले के सामने हमेशा अच्छाइयों को ही दिखाएगा। कभी भी अपने परिवार की बुराइयों को वो नहीं रखेगा, हमेशा अच्छाइयों को ही रखेगा। ऐसे में अगर इसी मानसिकता वाले लोगों को अगर अपने देश के इतिहास के बारे में लिखने का कहा जाए तो उसके भी निगेटिव एस्पेक्ट्स जो है उसे छिपाएगा, और जो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उसी को सामने रखेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसे में सही डिसीजन ले पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ऐसे ही मतभेद हर दृष्टिकोण में देखने को मिलते हैं, और ऐसे में कुछ आलोचनात्मक इतिहास और कुछ सकारात्मक इतिहास जो भी लिखे जाते हैं उसमें कंपेयर करके ही सही डिसीजन लिए जा सकते हैं। और इतिहास निर्धारण में पुरातात्विक स्रोत काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं, और साथ ही साथ आजकल इतिहास के कई नए आयाम सामने आ गए हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे की प्रतिक्रिया के कारण ही सामने आए हैं। और वर्तमान में आज हम इतिहास लेखन के कई रूप देख सकते हैं जो काफ़ी सार्थक है। तो आगे की क्लास में हम उन्हीं को एक 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और कम शब्दों में कहा जाए, इस पेज को से आगे बढ़ने से पहले एक कम शब्दों में कहा जाए तो जो हमारी विचारधाराएं होती हैं और जो हमारा इतिहास निर्माण के जो फैक्ट होते हैं, हमारे जैसे एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में का निर्माण में ईंटें और उसके मसालों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ईंटें मसालों से जुड़ के दीवार का रूप लेते हैं और दीवार एक घर का, उसी तरह ये विचारधाराएं उन मसाले का काम करती हैं और इतिहास निर्माण के फैक्ट उन ईंटों का काम करते हैं, और इमारत हमारी इतिहास है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इतिहास लेखन की नवीन परंपराएं, न्यू ट्रेडिशंस ऑफ द हिस्ट्री राइटिंग। जैसा कि हम जानते हैं, नई परंपराएं तब आती हैं जब पुराने ट्रेडिशंस में कुछ कमियां हों, तभी तो नई परंपराएं आती हैं। और अब बात इतिहास लेखन की करें, हिस्ट्री राइटिंग की करें, तो इतिहास लेखन के बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि इतिहास लेखन के मुख्य चीज़ें क्या होती हैं। एक फैक्ट होती हैं और दूसरा दृष्टिकोण होती है। दृष्टिकोण ही शब्दों को एक फ्रेम देता है ना। जिस दृष्टिकोण से फैक्ट को का विश्लेषण किया गया, उसका अध्ययन किया गया और निष्कर्ष निकाला गया, उसके पीछे दृष्टिकोण का विशेष योगदान होता है कि किस दृष्टिकोण से, किस विचारधारा से वो व्यक्ति प्रेरित है जो फैक्ट को एनालाइज कर रहा है। अगर हम बात करें इतिहास के 3 कालखंडों की, तो प्राचीन काल में जहाँ शासक वर्ग मुख्यतः हिंदू हुआ करते थे, वहीं मध्यकाल में शासक वर्ग मुस्लिम हुआ करते थे, और आधुनिक काल में शासक वर्ग पर अंग्रेज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव था। तो जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म और इस्लामिक धर्म और क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, तीनों धर्मों को मानने वालों की विचारधाराएं अलग हैं, क्योंकि हर धर्म के मूल तत्व अलग है, हर धर्म की अवधारणा अलग है, विचारधारा अलग है, और जहाँ ये धर्म माने जाते हैं वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। तो यहाँ पे भौगोलिक परिस्थिति अलग है, धर्म अलग है, धर्म के सिद्धांत अलग है, और उसी में पले बड़े लोगों की मानसिकता अलग है। ऐसे में एक धर्म की बातें दूसरे धर्म की समझ से बाहर है, और चूँकि जो भी विकास कार्य, जो भी कार्य किए जाते हैं वो धर्म के अनुरूप होते हैं। जैसे हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म के मानने वाले जानते हैं मंदिर क्यों होते हैं, और जो भी क्या नाम है गुरुकुल क्या होते हैं,
ये सारी चीज़ें जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे है जो हिंदू धर्म वाले ही जानते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें इस्लाम की, तो मस्जिद क्या होता है, मकबरा क्या होता है, और साथ ही साथ ये हमारे मदरसा क्या होता है। बेसिकली ये तो एक उदाहरण है जो कि सिर्फ इस्लामिक धर्म के लोग जानते हैं। नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, ये सारी चीज़ें इस्लाम से संबंधित है। तो ये चीज़ें वही जानते हैं जो उस धर्म को जानने वाला है। और यही बात अगर ईसाइयत के संदर्भ में कहा जाए तो चर्च क्या है और ईस्टर क्या है, ये जो त्यौहार जो उनके होते हैं, क्रिसमस क्या है, ये सब चीज़ें उदाहरण है। ये सब जो उस धर्म को जानते हैं उस वही इन बातों को समझ सकते हैं। और जो उनकी मानसिकता होती है उनके धर्म के अनुरूप होती है, जो उनकी सोच है वो उनके धर्म के अनुरूप है। और वो जिस वातावरण में रहते हैं, जैसे कि हमारे जो भारत का वातावरण है, यहाँ सर्दी, गर्मी और बरसात सभी वातावरण पाए जाते हैं। और जब बात करें मध्य एशिया की, तो कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, कहीं पे सर्दी ज़्यादा है। और अगर बात करें हम यूरोप की, उत्तरी अमेरिका की, तो यहाँ पे ज़्यादा सर्दी रहती है। तो एक वातावरण भी ये डिसाइड करता है उनकी मनोदशा। जो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं वो मजबूत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें करना है तो करना ही है। और जो थोड़े से वातावरण की जब अनुकूलता होती है तो व्यक्ति उसी वातावरण के हिसाब से अनुकूलित हो जाता है। तो परिस्थितियाँ भी मानसिकता को थोड़ा सा हाईलाइट करती हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब हमें आगे यही समझना है, अगर ऐसे में हर काल में किस मानसिकता के साथ इतिहास का लेखन किया गया। जहाँ बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल एक्चुअली भारतीयों की एक खास बात होती है, वो अध्यात्म पर विशेष जोर देते हैं, आदर्शवाद पर विशेष जोर देते हैं। क्योंकि उनका ये मानना है अगर इंसान इस जन्म में अच्छे कार्य करता है तो वो मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, अगर वो इस जन्म में गलत कार्य करता है तो मरने के बाद नरक जाएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार उसको ऐसे रचनाओं की, ऐसे ग्रंथों की रचना की जो व्यक्ति को सही और गलत का ज्ञान कराए, उन्हें सही की बातों की जानकारी दे, उनको सम्मान करना, धर्म के मूल तत्वों को समझाना और उसके अनुसार आचरण करना। और जो राजा के लिए सही है, जो उस राज्य के लिए सही है, जो व्यक्तियों के, जो उस राज्य में निवास करने वाले नागरिकों के लिए सही है, उन सभी तत्वों को उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो इस दृष्टि से इस कालखंड में मुख्यतः जो भी इतिहास लेखन था उसका आधार धार्मिक और राजनीतिक था। अब बात करें मध्यकालीन इतिहास की, तो इस समय जो भी रूलर थे, जो भी शासक वर्ग था, वो हमारे इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। और इस्लाम धर्म के अनुसार ही जैसा कि हिंदू धर्म की बातें, तो इस्लाम धर्म में इस्लाम का उस समय तक मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रसार करना, उसके सिद्धांतों से लोगों को रूबरू कराना, समझाना कि क्या है इसके मूल तत्व। और इस्लाम के प्रसार के लिए ही अनेक नीतियाँ अपनाई गई और इसी संदर्भ में अनेक ग्रंथों की रचनाएँ की गई। बट दिक्कत ये थी कि जो भी रचनाएँ कराई गई उसमें जो भी उनके हजरत साहब, मोहम्मद साहब जो भी हैं, अल्लाह के जो भी आदेश थे उन्होंने अब एक किताब के माध्यम को, जिसका नाम कुरान है, उसके माध्यम से लोगों को उसके सिद्धांतों को बताया। तो इस्लाम धर्म में बेसिकली इन सिद्धांतों को पूरी दुनिया से परिचित कराने के लिए इस दृष्टिकोण से इतिहास का लेखन किया गया, जिससे से ज़्यादा लोग उनके सिद्धांतों को समझ सकें और उनके अनुयायी बन सकें और इस धर्म को अडॉप्ट कर सकें।
और अब बात करते हैं, और हाँ खास बात ये है, इस काल में भी इतिहास का जो मूल था उसका आधार हमारा धार्मिक और राजनीतिक ही रहा। और अब बात करते हैं आधुनिक इतिहास लेखन की। प्राचीन काल इतिहास लेखन और मध्यकालीन इतिहास लेखन की जो कमियां थी, बेसिकली इन्होंने सिर्फ धार्मिक और राजनीतिक पे ज़्यादा फोकस किया, परंतु आधुनिक इतिहास लेखन एक माइनर फॉर्म में नहीं ना अध्ययन करके एक ब्रॉड फॉर्म में अध्ययन किया जाता है। स्टार्टिंग में तो अंग्रेज़ों ने अपनी मानसिकता, अपने जो भी विचारधारा थी उसके दृष्टिकोण से इन्होंने इतिहास लेखन किया, जिसमें कहीं ना कहीं पक्षपात दिखता है। ऐसा भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से, जैसे कि मैंने बताया कि भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग, धर्म का जिस धर्म को मानते हैं उसकी विचारधारा अलग, और धर्म की अपने धर्म को सुपीरियर मानना दूसरे की एज़ कम्पेयर टू अदर, तो ये बातें भी इतिहास लेखन पर अपना इफ़ेक्ट डालती है। बट आज़ादी के बाद ऐसा नहीं था, अंग्रेज़ों का प्रभाव भी कम था। ऐसे में प्रेजेंट टाइम में अब जितने भी साहित्यिक स्रोत प्राप्त हैं, हालांकि अभी भी एक कालखंड जिसका जो हमारे संकेतों में लिखे गए उसको तो आज भी नहीं पढ़े जा पाए हैं, उनको छोड़कर जो हमें प्राप्त है उनको, और पुरातात्विक स्रोत जो भी अभी तक उपलब्ध है, हालांकि हमारे पास बड़े सीमित ही उपलब्ध है, अभी बहुत सारी चीज़ें खोजी बाकी हैं। इन सभी को बड़े अच्छे से अध्ययन करके इसके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सकारात्मक और आलोचनात्मक जो भी साहित्य मिले उनको कंपेयर करके और निष्कर्ष निकाल के, और फिर आजकल तो बड़ी नवीन टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, कार्बन डेटिंग, जिससे हमें टाइम पता चल जाता है कि कितने साल पुरानी है। इससे तिथि क्रम की जो समस्या थी उसे थोड़ा बहुत रिजॉल्व किया जा पाता है। तो आजकल आधुनिक तकनीकी के द्वारा जो भी साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत हैं उनको बेहतरीन तरीके से ऑब्ज़र्व किया जाता है और उसे सत्यता की कसौटी पे कसा जाता है, और देन जो भी हमें कंक्लूज़न मिलता है उस पर हमारा वर्तमान इतिहास लेखन बेस्ड है। तो आपके वैसे कोर्स में हमारा मध्यकालीन इतिहास लेखन है, बट हम हर एक कालखंड के इतिहास लेखन को थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे ताकि हम इतिहास लेखन को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम इसे पार्ट में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, पार्ट में पढ़ेंगे। पहले प्राचीन काल, देन मध्यकालीन, फिर आधुनिक काल। अलग अलग इसलिए क्योंकि हम इसे बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।